ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, आज हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज एमसीक्यू से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ये इस वीडियो में आपको भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण होता है उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके पहले हमने टॉपिक वाइज नोट्स के अंतर्गत इसका वीडियो, यानी जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ उससे संबंधित मैंने नोट्स वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस एमसीक्यू को हल करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आपकी तैयारी में तब ये चार चांद लगा देगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 1990 में प्रश्न पूछा गया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आदि कई वंशों ने इस पर शासन किया। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक इसमें से कौन था? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर सी रजिया, विकल्प नंबर डी बलबन। तो आप इस प्रश्न का उत्तर तो जान ही गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाला, लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। जो प्रश्नों के बीच में आपको ये बॉक्स में डिटेल दिया गया है, इसको आप गंभीरता से सुने, क्योंकि यहाँ से जितने भी तथ्य हैं वो सभी प्रश्न बनने के योग्य हैं। तो ये सभी तथ्यों को आप इग्नोर ना करें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कहीं कहीं 2.5 दिन लिखा होता है या 2.5 दिन।
तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या मस्जिद है? विकल्प नंबर बी मंदिर है, विकल्प नंबर सी संत की झोपड़ी है, विकल्प नंबर डी मीनार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो विकल्प नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक और विकल्प नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। अगर इन विकल्पों को गंभीरता से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत कराया, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें जब टूट फूट हो गई तो इसकी मरम्मत करवाई और एक मंजिला और बढ़ा दिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? विकल्प नंबर ए लाहौर, विकल्प नंबर बी दिल्ली, विकल्प नंबर सी अजमेर, विकल्प नंबर डी लखनऊती। इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखें तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? विकल्प नंबर ए, उनके महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। विकल्प नंबर बी, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। विकल्प नंबर सी, बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हुई। कि विकल्प नंबर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। इन चारों विकल्पों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, जो आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल होता है, में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ध्यातव्य है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जबकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? विकल्प नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर बी, इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी, रजिया, विकल्प नंबर डी, मुइजुद्दीन घुरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया?
तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। तो ये करने वाला था इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 9, दिल्ली का वह सुल्तान दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? विकल्प नंबर ए नासिरुद्दीन महमूद, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी आराम शाह, विकल्प नंबर डी बलबन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? आगरा, विकल्प नंबर बी लाहौर, विकल्प नंबर सी बदायूं, विकल्प नंबर डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है विकल्प नंबर डी दिल्ली। सल्तनत काल के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सल्तनत काल के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? विकल्प नंबर ए आराम शाह, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का आप उत्तर तो लगा ही लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 12, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? विकल्प नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी रजिया, विकल्प नंबर डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की किसने? खलीफा ने। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था, क्योंकि इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने आपको सुल्तान नहीं माना। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया, भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। तो ये तो रहा इल्तुतमिश का पराक्रम। प्रश्न नंबर 13 है, गुलाम का गुलाम। प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? विकल्प नंबर ए मोहम्मद गोरी, विकल्प नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर सी बलबन, विकल्प नंबर डी इल्तुतमिश। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहाँदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? विकल्प नंबर ए रजिया सुल्तान, विकल्प नंबर बी चांद बीबी, विकल्प नंबर सी दुर्गावती, विकल्प नंबर डी नूरजहां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 इसका समय जो था व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। प्रश्न नंबर 15, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी बलबन, विकल्प नंबर डी ऐबक। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में
आया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इल्तुतमिश होगा, विकल्प नंबर बी। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी रजिया, विकल्प नंबर सी बलबन, तो विकल्प नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ ही गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है इल्तुतमिश। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर डी रजिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। विकल्प नंबर ए बलबन के शासनकाल में, विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, विकल्प नंबर सी इल्तुतमिश के शासनकाल में, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। आप भी देखते हैं कि प्रश्नों को अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए जब तथ्य आपको मालूम रहेंगे, प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछिए, आप उसका उत्तर भली भांति दे देंगे। इस प्रकार यहाँ देखें, प्रश्नों को एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है। यहाँ भी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इल्तुतमिश ही होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान का मूल नाम था, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, विकल्प नंबर बी येसुगई, विकल्प नंबर सी तेमुचिन, विकल्प नंबर डी ओगदी। नाम तो गजब के हैं भाई। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इन विकल्पों को अगर ध्यान से देखें तो चंगेज खां का जो मूल नाम था वो था विकल्प नंबर सी तेमुचिन। तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। प्रश्न नंबर 20। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसी? विकल्प नंबर ए एवाज को, विकल्प नंबर बी नासिरुद्दीन महमूद को, विकल्प नंबर सी अली मर्दान को, विकल्प नंबर डी मलिक जानी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? विकल्प नंबर ए अफगानों का, विकल्प नंबर बी मंगोलों का, विकल्प नंबर सी तुर्कों का, विकल्प नंबर डी अरबों का। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी तुर्कों का। तुर्कों ने ही रजिया बेगम को उसके पद से हटाया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। प्रश्न नंबर 22। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था डॉट डॉट डॉट, यानी बलबन का पूरा नाम क्या था? विकल्प नंबर ए जलालुद्दीन, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी गयासुद्दीन, विकल्प नंबर डी कुतुबुद्दीन। तो इस विकल्प का या इस प्रश्न का सही उत्तर है गयासुद्दीन। विकल्प नंबर सी गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। प्रश्न नंबर 23। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी?
विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, विकल्प नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी बलबन। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अगर बलबन को समझें तो उसने राजतंत्र को सर्वोच्च रखा, यानी सुल्तान को सर्वोच्च रखा। प्रश्न नंबर 24, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण बी क्या है? वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसमें विकल्प है, विकल्प नंबर ए और आर दोनों सही हैं और ए की समुचित व्याख्या आर है। विकल्प नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। विकल्प नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बड़ी समस्या होती है, कौन सा कथन कैसे है। कथन और कारण का जो प्रश्न होता है उससे उसका रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसका रिलेशन बनाने में सफल हो गए तो आप उस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगर हम विकल्पों में देखें तो जो कथन ए है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ये बात सही है। अगर कारण पर नज़र दौड़ाएं, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। हालांकि जो कारण बी है वो भी सही है, लेकिन केवल वही सही नहीं है। केवल इसी के कारण बलबन ने अपने को शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि उसके और भी कारण थे। तो इस प्रकार अगर हम विकल्प नंबर बी देखें, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पायबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 25, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी? तूतीय हिंद की। विकल्प नंबर बी कैसरे हिंद की। विकल्प नंबर सी जिल्ले इलाही। विकल्प नंबर डी दीन इलाही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी जिल्ले इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने फारस में लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर की बात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार आप बलबन को देखें तो उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताया। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी फिरोज तुगलक, विकल्प नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इन चारों विकल्पों में अगर नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबन। बलबन ने ही भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया था। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थी और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पायबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की।
उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? यहाँ आप ध्यान देंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम आपको इस शब्द को देखना चाहिए, नहीं को। प्रश्न नंबर ए, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक कथन सही है। विकल्प नंबर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया। विकल्प नंबर सी, उसने तुर्कानी चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। विकल्प नंबर डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो यहाँ जो विकल्प नंबर बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर बी बलबन से मेल नहीं खाता। जो इक्तादारी व्यवस्था है इसको शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था, बाकी के तीनों कथन वो बलबन से संबंध रखते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसीरुद्दीन महमूद ने उससे उलूग खां की उपाधि दी थी। यहाँ से जो प्रश्न आता है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की, तो यहाँ आप ध्यान देंगे, नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामती खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया, तो उसको विनाश करने वाला था बलबन। हालांकि तुर्कान चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिससे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी कैकुबाद, विकल्प नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए बलबन। बलबन ऐसा सुल्तान था जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इस प्रकार आज हमने कुल 28 प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न जो हमारा पिछला वीडियो था भारत पर मुस्लिम आक्रमण का जो नोट्स था उस नोट्स पर ही आधारित है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। इस प्रकार ये वीडियो उस वीडियो का रिवीजन हो गया। ऐसे ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहले नोट्स का वीडियो आएगा, उसके बाद MCQ आएगा। जो MCQ होगा वो उसी नोट्स पर आधारित होगा, तो इसलिए पहले नोट्स से संबंधित जो वीडियो है उसको देखें, उसके बाद MCQ हल करें तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, यानी लल्लन टॉप हो जाएगी। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जैसे भी रहें अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।